ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आस्था जैन है और मैं फिजियोथेरेपी की छात्रा हूँ। कोरोना वायरस की महामारी के चलते हम सबको अपने घर पर रह के काम करना पड़ रहा है। लंबे समय तक बैठे रहने से न केवल हमारा शरीर कमज़ोर होता है पर हमारा मन भी बेचैन हो जाता है। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए काम के बीच बीच में से उठें, योगा करें, खूब सारा पानी पिएं और अच्छे से पौष्टिक खाना खाएं। योगा हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। आज मैं आपको कुछ योगासन बताना चाहती हूँ जो आप अपने काम के बीच में भी कर सकते हैं। पहली योग क्रिया है उत्तानासन। इस योग क्रिया को करने से हमारे पैरों में होने वाली सनसनाहट और दर्द की शिकायत दूर होती है। इसके अभ्यास से पाचन क्रिया ठीक रहती है। दूसरी योग क्रिया है अधोमुख शवानासन। इस क्रिया को करने से हमारे पेट की निचली मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और तो और ये हमारे हाथों और पैरों को भी मजबूत करती है। इस क्रिया के अभ्यास से हमारा रक्त संचार भी बढ़ता है। तीसरी योग क्रिया है वृक्षासन। इस क्रिया को करने से पैरों में मजबूती प्रदान होती है एवं ये संतुलन बनाने में सहायक है। यह आसन मस्तिष्क में स्थिरता और संतुलन लाता है। चौथा आसन है गरुड़ासन। ये आसन करने से कमर, कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से में खिंचाव आता है। शरीर का संतुलन बरकरार रहता है। कमर और पैरों को ज़्यादा लचीला बनाता है। यदि आपको घुटने, टखने या कोहनी की चोट है तो ये आसन करने से बचें। पांचवा आसन है नटराज आसन। यह आसन संतुलन को सुधारने में मदद करता है। यह आसन वज़न को कम करने में भी मददगार है। यह शरीर को लचीला बनाता है और तो और यह तनाव को कम करने में भी मदद करता है। अगला आसन है वीरभद्रासन। यह आसन संचारी तंत्र को बेहतर बनाता है। यह आसन में घुटने, टखने, कंधे, कोहनी, गर्दन और पूरी रीढ़ को मोड़ा जाता है। इन अंगों की पूरी मांसपेशियां भी मजबूत होती है। वीरभद्रासन को करने का एक और तरीका होता है। यह योगासन न केवल आपको भौतिक रूप से लाभदायक है बल्कि यह आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। आसन आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, जिससे किसी भी बात को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। यह आपके मन को शांत रखता है और तनाव को दूर करने में मदद भी करता है। और अब आनंद लीजिए कविता पाठ का डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव से। हमारी पहली कविता का शीर्षक है चांद। इस कविता में मैंने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। महत्वाकांक्षाओं का होना बुरा नहीं है, पर जब वे अंधी महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं तो वो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। तुम भागते हो चांद के पीछे, तुम भागते हो चांद के पीछे, साथ में दौड़ते हैं साए। इस होड़ में शायद तुम गुम हो जाते, इस होड़ में शायद तुम गुम हो जाते उन अस्तित्वहीन सायों में। ज़रा थम कर उस चांद को देखो, ज़रा थम कर उस चांद को देखो तो वह भी थम जाएगा। और फिर पा जाओगे तुम वह सब, और फिर पा जाओगे तुम वह सब जिसके लिए भागते थे। क्योंकि वह तो बाहें फैलाए कब से तुम्हें अपने में संजो लेने को तत्पर प्रतीक्षारत है कि कब थमे यह दौड़ और मैं बुलाऊं उसको अपने पास। क्योंकि वह तो बाहें फैलाए कब से तुम्हें अपने में संजो लेने को तत्पर
प्रतीक्षारत है कि कब थमे यह दौड़ और मैं बुलाऊं उसको अपने पास। जीवन का सत्य चांद को पिछाड़ना नहीं, जीवन का सत्य चांद को पिछाड़ना नहीं, उसे पाना भी नहीं, जरा थम के उसमें खुद को संजोने में है। हमारी दूसरी कविता का शीर्षक है दौड़। दौड़ भी इसी तरह से जो अंधाधुंध दौड़ चल रही है जिंदगी में, उसके ऊपर लिखी गई ये कविता है। फिर कहीं तैयारी है चूहा दौड़ की, फिर कहीं तैयारी है चूहा दौड़ की, जीतना ही केवल जिसका अंतिम लक्ष्य, जीतना ही केवल जिसका अंतिम लक्ष्य। दौड़ने वाले बन जाते हैं इसमें, दौड़ने वाले बन जाते हैं इसमें, कभी खरगोश, कभी कोयल, कभी लोमड़ी तो कभी मैना। उफ, कौन कौन से किरदार ये नहीं निभाते। नए नए मेकअप और नए नए सलीके, इससे क्या लिया उसको पूछा, बढ़ती रही लकीरें। नए नए मेकअप और नए नए सलीके, इससे क्या लिया उसको पूछा, बढ़ती रही लकीरें। होना क्या था, होना क्या है और क्या होगा, होना क्या था, होना क्या है और क्या होगा। बस बंध रहा है मन, बस रुंध रहा है मन, पर नशा है कि बढ़ता हुआ उन्मत्त है, पर नशा है कि बढ़ता हुआ उन्मत्त है। एक अधखुले अनसुलझे मुकाम को पाना, एक अधखुले अनसुलझे मुकाम को पाना क्यों है जीवन का लक्ष्य। जहाँ चूहा ही रह जाता है शेष, चूहा दौड़ को जीतने वाला। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव का कविता पाठ। इश्क में हार भी मंजूर हो, पर तेजाब से चेहरा खराब ना हो। इश्क हो तो तहजीब से हो, जबरदस्ती ना हो। सिर्फ जीत के लिए इश्क हो ऐसा जरूरी नहीं। इश्क में हार भी मंजूर हो, पर तेजाब से चेहरा खराब ना हो। इश्क हो तो इजहार भी करो, पर ये ज़रूरी नहीं तुम्हारे इजहार करने पर उसको भी तुमसे प्यार हो। अगर वो मना करे तो तुम भी अपने दिल को थाम लो। सिर्फ जीत ही नहीं, इश्क में हार भी मंजूर हो, पर तेजाब से चेहरा खराब ना हो। इश्क है अगर उसको तुमसे, तो जवाब ज़रूर आएगा। हो सकता है देर से भी आए, तब तक थोड़ा इंतज़ार करो। और ना आए तो इश्क में हार भी मंजूर हो, पर तेजाब से चेहरा खराब ना हो। इश्क सिर्फ इजहार करने और दिल का एहसास बताने के लिए होता है, ना कि औकात बताने के लिए। जीत की ही उम्मीद रखकर इश्क ना करो, और ना बदला लेने की आग सीने में रखो। इश्क में हार भी मंजूर हो, पर तेजाब से चेहरा खराब ना हो। इश्क वही सच्चा है जो तुमको नेक और अच्छा इंसान बनाए। इश्क वो नहीं जो किसी की जिंदगी को बर्बाद करे। अगर है सच्चा, इश्क में हार भी मंजूर हो, पर तेजाब से चेहरा खराब ना हो। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से भारतीय वायुसेना में राफाल लड़ाकू विमान के शामिल होने का स्वागत किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं और देश की रक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं है। अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और तरणताल भी बंद रहेंगे।
मेट्रो सेवाएं भी शुरू नहीं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी नहीं चलेंगी। विशेष एयर बबल उड़ानें यानी भारत और किसी देश विशेष के बीच सीधी उड़ानों को ही अनुमति मिलेगी। जिम और योग केंद्र 5 अगस्त से खुल सकेंगे। रात के समय लगने वाला कर्फ्यू यानी निषेधाज्ञा 1 अगस्त से समाप्त हो जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमण वाले क्षेत्रों में 31 अगस्त तक पूर्णबंदी बढ़ाई गई है। इस समय सीमा के बाद राज्य प्रशासन को लॉकडाउन हटाने के बारे में खुद फैसला लेना होगा। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। देश में 10 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32,553 लोग रोग मुक्त हुए हैं। देश में कुल 10,20,582 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में कोरोना विषाणु संक्रमण का पता लगाने के लिए लगभग 1,80,00,000 लोगों की अब तक जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4,46,462 जांचें की गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इससे शिक्षा क्षेत्र में बदलाव होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस नीति से भारत ज्ञान का केंद्र बनेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चीन और इटली में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने विषाणु रोग के दूसरे चरण की चेतावनी दी है। चीन में शिनजियांग में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच इटली ने कोरोना विषाणु आपातकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य संस्था ने चेताया है कि दक्षिण अमेरिका में लाखों लोग कोविड-19 महामारी के चलते भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा। आ
सब एही के हृदय विचारी। नहीं प्रगट बखाने जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। बनाई भूप सन भाके, सुता सुलक्षण कही नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करो जाए सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मिले जयमाल। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सबेहि दास में तोरा, निज माया बल देखि विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनाहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु,
बचन न मृषा हमारा। अंतरहित प्रभु भया माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरानी गूढ़ा। गवने तुरत कहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। जानी सब ही सिर नावा। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है राफेल खेल पलटने वाला लड़ाकू विमान। आलेख रक्षा विश्लेषक उत्तम कुमार बिस्वास का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। अंबाला वायुसेना स्टेशन पर 5 लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप का आगमन निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना IAF की युद्धक क्षमताओं में एक बड़ी बढ़ोतरी है। इस समय अंबाला हवाई अड्डे पर रणनीतिक रूप से स्थित 17 गोल्डन एरोज की शुरुआत अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पश्चिमी मोर्चे से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर वायुसेना की परिचालनगत तैयारी का संकेत है। फ्रांसीसी विमानन कंपनी दसॉल्ट ने इन लड़ाकू विमानों को बनाया है। इन विमानों ने दक्षिणी फ्रांस के बोर्डो के मेरिग्न्याक हवाई अड्डे से उड़ान भरी तथा हवा से हवा में फिर से ईंधन भरकर भारत पहुंचने से पहले इन विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात के फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर एक बार रुककर 7000 किलोमीटर की दूरी तय की। IAF का मानना है कि राफेल खेल पलटने वाला विमान है। राफेल युद्धक विमान से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आकाशीय शक्ति के समीकरण को फिर से स्थापित करने की आशा की जा रही है। वास्तव में आकाशीय शक्ति भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में निर्णायक कारक होगी। कार्य साधकता, लंबी पहुंच तथा स्टैंड ऑफ रेंज पर सटीक हथियार वितरण आकाशीय शक्ति को विश्वसनीय अवरोधक क्षमता देती हैं। राफेल विमानों की परिचालन संबंधी योग्यता पर विचार करके ये बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि ये विमान IAF की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए अति आवश्यक बल प्रदान करेंगे। 2 दशकों से रूसी सुखोई Su-30 MKIs IAF युद्धक फ्लीट को मुख्य सहारा दे रहा है तथा वायुसेना 2 सीटों वाले 2 इंजन वाले 272 मल्टी रोल युद्धक विमानों को उड़ाती है। हवा में छोड़े जाने वाले सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज प्रक्षेपास्त्र को ढोने के लिए इनमें से कुछ विमानों में परिवर्तन लाया गया है। घातक हथियारों से लैस राफेल विमानों का समावेशन वायुसेना की परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। हवा में उड़ान भरते प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए दुश्मनों को कम से कम 2 F-16 विमान उड़ाने होंगे। रूस से होने वाली S-400 वायु रक्षक प्रणाली की सुपुर्दगी के साथ मिलकर राफेल इस उपमहाद्वीप में भारत की आकाशीय श्रेष्ठता में बढ़ोतरी करेंगे।
राफेल के आकाशीय संचालनों में कोई भी शत्रु दखल नहीं दे सकता है। इजराइल के हेलमेट में लगे डिस्प्ले, रेडार संकेत रिसीवर, लो बैंड वाले जैमर, 10 घंटे की उड़ान के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग तथा ट्रैकिंग प्रणाली समेत भारत को ध्यान में रखते हुए कई विशेष सुधार के साथ राफेल विमान में परिवर्तन किए गए हैं। ये विमान यूरोपीय मिसाइल मेकर MBDAs की नजर न आने वाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मेटियोर तथा हवा से जमीन में मार करने वाली क्रूज मिसाइल स्कैल्प समेत उच्च प्रभाव की मिसाइलों की एक श्रृंखला को ढोने में सक्षम है। ये पूरी तरह से एक बहुमुखी विमान है। ये विमान आकाशीय श्रेष्ठता तथा आकाशीय रक्षा, निकटतम एयर समर्थन, तोही तथा परमाणु अवरोधक प्राप्त करने संबंधी सभी युद्धक वैमानिकी अभियानों को अंजाम दे सकते हैं। फ्रांस तथा मिस्र समेत सभी राष्ट्र राफेल विमानों का परिचालन करते हैं। भारत को जो विमान मिले हैं उनमें विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक उन्नत तथा अधिक परिवर्तन लाए गए हैं। हेलमेट में लगी दृष्टि तथा लक्ष्यीकरण प्रणाली पायलट को सामने आते हथियारों को मार गिराने के लिए बिजली की तरह की तेजी वाली योग्यता देती है। घातक सटीकता के साथ किसी भी हमले के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया देने संबंधी एक कोल्ड स्टार्ट पर इन विमानों में काफी ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डे से भी उड़ान भरने की योग्यता है। भारतीय वायुसेना युद्धक विमानों की घातकता को बढ़ाने के लिए राफेल में नई पीढ़ी की हवा से जमीन में मार करने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली हैमर को जोड़ने पर भी विचार कर रही है। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत ने 10 युद्धक विमानों की सुपुर्दगी को लिया है। 5 विमान पायलटों के प्रशिक्षण तथा रख रखाव दल के लिए फ्रांस में है। सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित 59,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते के अंतर्गत ये 13 विमान भारत विशेष संवर्धन ISE के साथ उड़ान भरने की स्थिति में फ्रांस से अनुबंधित 36 राफेल मल्टीरोल युद्धक विमानों के हिस्से में आते हैं। पहला राफेल विमान गत वर्ष अक्टूबर महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान IAF को सुपुर्द किया गया था। सभी 36 राफेल को 2021 के अंत तक सुपुर्द करने पर बात तय हुई है। विमान का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जबकि राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर की जाएगी। पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही हवाई ठिकानों के प्रत्येक मोर्चे पर 18-18 विमान तैनात किए जाएंगे। इसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों ही स्क्वाड्रन मात्रात्मक तथा गुणात्मक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे, जबकि दोनों ही मोर्चों में अपने विरोधियों से निपटने के लिए IAF के पास ये क्षमता पहले से ही है। राफेल विमानों का आगमन भारतीय वायुसेना से जुड़ने वाले फ्रांस के युद्धक विमानों की एक अन्य श्रृंखला को चिन्हित करता है। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी शुरुआत 1953 में तूफानी युद्धक की आपूर्ति तथा बाद में 2000 में मिराज की आपूर्ति के साथ हुई थी। राफेल का समावेशन भारत तथा फ्रांस के बीच की सामरिक साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।